चार कर्म सांगितले आहेत, चार कर्म आणि त्याचे परिपाक फल हे जे सांगितलं आहे ते म्हणजे तत्काल फल देणारा कर्म, त्याला पाणीमध्ये वेठी धम्म वेदनीय कर्म असं म्हणतात. दुसरा आहे काही काळाने फल देणारं कर्म. प्रवचन को विराम देतो. भक्ति जी को ये भी करना भी है बच्चा पाके हमारे 10 साल के उसके तो मेरा से विरोध करता है भक्ति जी को दान पाने का दान दिया, जिन्होंने भी दान दिया ये सोशल एक्टिविटीज जैसे भी आज कैंप कर रहे हैं 14 तारीख को मेडिकल कैंप यहाँ पे सावित्रीबाई फुले निःशुल्क कोचिंग क्लासेस 10 से लेकर 12 तक तो बिहार है तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर बिहार में काम चल रहा है. त्रिशल बुद्धविहार एक ऐसा एक बुद्धविहार है कि पूरे भोपाल में ये लोगों के दान की वजह से ही है. आज की इसकी जो लागत है 90 लाख करीब यानी ऊपर और नीचे करने के 90 लाख. अभी जो वर्तमान में जो काम हमारा कार्य जो बचा है टेस्ट करना है, जुताई करना है और रैली करना है. बाकी काम पूर्ण हो गया. सबको ये लगता है कि काम पूर्ण होना चाहिए. इसी कड़ी में आज अनिल गुप्तदार ढोटे जिन्होंने 1000 रुपये का काम दिया, सुजाता सोनपुर इन्होंने 1000 रुपये और अनिल गोदानी जी अभी भी उन्होंने अकाउंट में पैसे रखे 5000 का दान दिया. सीमेंट दिए. तीनों महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोगों से मेरा निवेदन की जाती है जल्दी करिए.
सर्वसत्व सुखियो सुखियो चित्रां कचित्रां प्रियां दीपमेव समेतु सत्ते पुरुषो चित्त संकुपाल चंद्र कनवसुना मनी ज्योति रसोयता आयु बचाव और प्रसन्न जास वर्ता आज के इस विषय पर मुख्य वक्ता डॉक्टर स्मिता कोहली हैं। मैं भाई से निवेदन करता हूँ कि आए और अपने कार्यक्रम शुरू करें। और उसके साथ साथ यहाँ पे जिनको ब्लड टेस्ट करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिनको करना है, जांच करना है, तो उनका स्टाफ पे आए और उनकी जांच कर सकते। तो मैं भाई से निवेदन करता हूँ कि आए और अपना बहुत ही गहन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। मैं डॉक्टर स्मिता कोहली हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। फीटल मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी होती है जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी के आगे करते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता है और जो बच्चा है प्रेगनेंसी के दौरान उसके लिए काफ़ी सारी प्रेगनेंसी के दौरान ही बेबी के लिए जो बहुत सारी टेस्ट होती है वो हम कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, जेनेटिक बीमारियां, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बच्चे के जन्म के पहले ही जान सकते हैं और उनके लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है, वो सारी चीज़ें फीटल मेडिसिन जैसी स्पेशलिटी में देखा जाता है। ये कुछ मैंने अपने पिक्चर्स लगाए हैं कपल्स के, फैमिली के, जिन्होंने स्पेशली सिकल सेल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में उसके लिए टेस्ट कराई और उनके पास जो बेबीज आए जो नॉर्मल थे, तो मैंने सोचा आज का दिन के डिस्कशन के लिए और इन पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ कि यदि बच्चा स्वस्थ होगा तो वो एक एडोलेसेंट स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ युवा पीढ़ी रहेगी और हमारा स्वस्थ समाज बनेगा। तो मेरे ख्याल से आज लगभग हम जितने बैठे हैं सब वयस्क ही बैठे हुए हैं, तो हमारे घर में आने वाली जनरेशन को स्वस्थ रहना फिजिकली और मेंटली, ये दोनों ये अच्छी रहे, ये हमारा दायित्व है। और मैं हमेशा जो अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर विधा में, तो वैसे ही जो मेडिसिन में हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्रेगनेंसी और आने वाली जनरेशन के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो प्लीज प्रेगनेंसी में भी अप्लाई करने का शुरू करें। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही, दुनिया भर में सिकल सेल डिजीज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और
आदेश बनाना है, तो जब स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, जैसे आज मैंने भी अपने साथ मेरे स्टाफ को लाया है कि जिसके परिवार को या जिसकी स्क्रीनिंग करना है, तो स्क्रीनिंग के तहत ही लगभग 1.25 करोड़ लोगों को पकड़ा कि वो कैरियर्स है। अभी मैं बताती हूँ कैरियर क्या होता है। और करीब 2.25 लाख वाहन है जो कि प्रभावित या कैरियर के तौर पे पाए गए। तो आप जान सकते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात कर रही हूँ तो ये आंकड़ा कितना ज़्यादा है, तो पूरी इंडिया में क्या होगा। तो अब आपको लग रहा है कि इस बारे में विचार करना जरूरी है। मैं किसी को खाने के बाद सोने नहीं दूंगी, सबको बहुत जागृत अवस्था में ये सुनना पड़ेगा। तो ऐसा सोचना मत, क्योंकि ये लेक्चर के बाद एक क्विज भी रहेगी जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना रहेगा, तो सबको बहुत ध्यान से सुनना है। अब सबसे पहला प्रश्न, क्या आप सबने कभी सुना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में? प्लीज हाथ उठाइए अच्छे से ऊपर, ताकि मैं गिन सकूं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लगभग 30-40 लोग होंगे अभी यहाँ पर, 50 के अंदर होंगे। तो 8-10 लोगों को ही सिकल सेल के बारे में मालूम है। इन्हें हमें बहुत काम करना है। मैं चाहती हूँ यदि मैं अगली बार जब आऊँ किसी और टॉपिक को लेकर, और जब मैं फिर से रिविजन करूँ और आपको वापस से मैं प्रश्न पूछूँ कि सिकल सेल क्या है, तो आज जितने लोग हैं उनको सबको 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। तो घर जाने के बाद थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कि सिकल सेल क्या होता है। अब अगली चीज, क्या कभी इसके परीक्षण के बारे में सोचा है आपने? जितने लोग जानते हैं मैं उनको फिर ये सवाल करूँगी कि क्या आपने कभी सोचा है सिकल सेल के लिए कोई परीक्षण ब्लड टेस्ट करनी है या करवाई है? मैं आंसर मांगूंगी, हाथ ऊंचे चाहिए, क्योंकि बच्ची भी हाथ ऊंचा करने की कोशिश करेगी। मैंने परीक्षण के बारे में, टेस्ट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्या परिवार में कोई ग्रसित है, कोई बीमार है सिकल सेल से, या इसके साथ ही एक चीज होती है थैलेसीमिया, क्या उसके बारे में सुना है किसी ने? प्लीज हाथ उठाइए। यस प्लीज। क्या किसी के परिवार में कोई ग्रसित है इन चीजों से, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया से? क्योंकि हम लोगों में बहुत कॉमन है। जिनके भी रिश्तेदार विदर्भ में रह रहे हो, आज जरूर जाके फोन करना और अपनी जितनी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं सब में पूछना, या अगली बार जब भी किसी से बात होती है तो पूछना, क्योंकि विदर्भ में तो ये इतना कॉमन है और हम सबके रिश्तेदार हैं, पूरे विदर्भ में फैले हुए हैं। पक्के से कोई ना कोई मिलेगा, या अभी कोई ये नहीं बता रहे, पर आत्मचिंतन करके रखना कि कौन सिकल सेल वाला है, उसको हम आगे क्या मदद कर सकते हैं। ये आनुवंशिक रोग, जिसको हम यदि जेनेटिक्स की भाषा में बोले तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी चीजें आपके लिए। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे शरीर में, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन लेके चलना है हमारे शरीर के हर सेल तक। हर कण को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो प्रकृति ने ऐसा किया है कि खून में उसको मिक्स कर दो, क्योंकि खून तो हर कण के पास जाना है। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके चलता है। तो खून का काम है कि शरीर के हर कण को ऑक्सीजन देना, ग्लूकोज देना। तो हमने जो भी खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सांस जो ली है उसमें ऑक्सीजन है। वो जो रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें काम है हीमोग्लोबिन का कि जो ऑक्सीजन लेके चले। तो सिकल सेल रोग जो है उसमें हमारे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, और उसमें स्ट्रक्चर जो बदला तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वो नॉर्मली बिल्कुल राउंड होती है, उनका शेप थोड़ा सा बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव है जो थोड़ा सा फिजिक्स का बैकग्राउंड करते हो, उनमें जो सतह रहती है वो थोड़ी सी अलग रहती है। पर सिकल सेल वालों में वो एक हसिया शेप की बन जाती है, इसी चंद्राकार बन जाती है। अगर टिक्की लगाते हैं चंद्राकार वाली, वैसे वो चंद्राकार हो जाती है। तो यदि वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो गया है, वो रेड ब्लड सेल यदि सिकल सेल या हसिया जैसी है, उस हीमोग्लोबिन
वो टूट जाती है, और यदि रेड ब्लड सेल टूट गई है तो उससे हीमोग्लोबिन को आगे ले जाने का काम, ऑक्सीजन को ले जाने का काम भी नहीं हुआ, तो उससे एक प्रॉब्लम, वहां पर खून जम गया, उससे अलग प्रॉब्लम। तो जो भी पर्सन सिकल सेल से ग्रसित रहेगा उसको इन सब चीजों की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। ये बेसिक्स क्लियर हुए सबके? हाँ और ना का जवाब भी देना होगा। तो हमारे आज के लेक्चर का उद्देश्य है कि सिकल सेल क्या है, किसे इसकी जांच करनी चाहिए, क्या शादी से पहले करना चाहिए हमको इसकी जांच, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में करनी चाहिए, और हम कैसे एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो इसकी हम जानकारी रखें, क्योंकि हमें आगे आने वाली जनरेशन में इसको रोकना है। तो सिकल सेल में होता क्या है फिर आप हम ये जानें, क्योंकि यदि हमारे बच्चे को है, हमारे परिवार में किसी को है, ये लक्षण हम कैसे, हमको जांच के बारे में सोचना या शक कैसे आएगा किसी को। तो इसमें जो भी इंसान इससे ग्रसित होता है उसको सबसे पहले खून की कमी यानी एनीमिया नजर आता है, या फिर वो सफेद कलर का दिखे या उसकी आंखें येलो कलर की दिखे। तो हम किसी को देख के बोलते भी है ना कि तुम बहुत सफेद से दिख रहे हो, तो तुम्हारी आंखों में ऐसा पीला सा झलक क्यों आ रहा है। यदि वो हमेशा ही वैसे दिखते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं कि एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होना सबसे बड़ा इंडिकेटर है, सबसे बड़ा शक पैदा करता है कि आखिर हीमोग्लोबिन कम क्यों है। वहां से चीजें शुरू होती हैं। कभी कोई बार बार दर्द की और बहुत तेज दर्द की शिकायत करते हैं, तो स्पेशली बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि उनका खेलना कूदना ग्रोथ स्पॉट आता है, तो उसमें उनको बहुत तेज दर्द के बहुत बार बार एपिसोड होते हैं। या पहले जब वो थोड़े छोटे थे तो खेलना कूदना सब कर लेते थे, और जब थोड़े ग्रोथ में आ रहे हैं उस टाइम पर उनसे वो नहीं बन रहा है, तब ये शक की निगाह में आते हैं। फिर उसके बाद उनको बार बार कोई तो जैसे मैंने बताया कि सिकल सेल में जो बारीक ब्लड वेसल्स करके धमनियां रहती है उसमें सिकल वाली जो ब्लड सेल वो टूट जाती है, तो वहाँ पर वो खून जम जाता है और उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता। तो ब्रेन से लेके पैर के नाखून तक लगभग सभी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। क्योंकि ब्रेन में होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, उसको हम बहुत आसान सी भाषा में हेमरेज कह देते हैं। यदि बच्चे होते हैं तो उनमें लंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ब्लड में परफ्यूजन नहीं है, खून में सप्लाई बराबर नहीं है, तो ये बच्चे अक्सर अपने स्कूल के कामों में बिछड़ते हैं, स्कूल में खेलते कूदते कम है, तो टीचर से शिकायत आती है कि आपका बच्चा अटेंटिव नहीं है। तो इन चीज़ों में ध्यान देना होता है। हार्ट में तकलीफ आती है क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अब यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो शरीर के सारे अंगों से डिमांड आती है कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ता है हार्ट को। अब हार्ट की भी कैपेसिटी रहेगी तो ज्यादा पंप करके हार्ट थकने लगता है, तो उसे सांस फूलना है, काम न कर पाना, थकना, ऐसी चीजें पर्सन जो भी अफेक्टेड रहता है वो ऐसे कंप्लेंट्स के साथ आता है। लंग्स में भी इसकी प्रॉब्लम आती है, तो वो बहुत बार होते कि बार बार सर्दी का। अब चूंकि ये जेनेटिक बीमारी है, जागरूकता ही इसका बचाव है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि 2 कैरियर से भी शादी करते हैं या बच्चे प्लान करते हैं, तो उनके प्रेगनेंसीज में कोई बच्चा सिकल सेल डिजीज वाला हो सकता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो विवाह से पहले आप सबकी जांच करा लें। तो अब हमने ये ट्राई करी है कि स्कूल के टाइम पर ही बच्चियों का और लड़कों का हीमोग्लोबिन चेक हो और उनका सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का स्टेटस मालूम है। तो ये स्क्रीनिंग ऑफ एडोलेसेंट किशोरावस्था से ही शुरू करी है ताकि सबको मालूम हो जाए। दूसरी चीज होती है कि जब प्रेगनेंसी प्लान, तो जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास में कपल आता है और कहते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो हमें उसके पहले कुछ टेस्ट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है आजकल के कपल्स में कि वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी आते हैं कि हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, तब हम उनकी सिकल और थैलेसीमिया की टेस्ट जरूर कराते हैं।
भाई के बच्चे को या मेरे घर में किसी को हिस्ट्री है तो आप मुझे भी चेक कर लो। जागरूकता थोड़ी फैली हुई है तो लोग ऐसे करके भी आते कि हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमें हो सकती है, हमें जानना चाहते हैं, तो उन सब लोगों को हमें स्क्रीनिंग की व्यवस्था दे दें। अब एक विशेष ड्राइव चलाई है तो वो पॉपुलेशन को टारगेट करती है कि जितने ट्राइब्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अनुवंशिक बीमारी में हमारी अभी भी कम्युनिटीज के अंदर ही शादियां होती है। हम देखते अपनी जाति अपनी प्रजाति को बराबर टेस्ट लगाएंगे और सिंपल सी चीज होती है कि हमको कंप्लीट ब्लड काउंट देखना रहता है जिसमें हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और उसके आधार पर शक आने पर एक टेस्ट होता है HbA1c या इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जरूरी टेस्ट है जो हमको थैलेसीमिया और सिकल सेल के बारे में 100% बताती ही है। और फिर उसके बाद आगे जाके DNA टेस्ट होता है। चलिए थैलेसीमिया है फिर DNA वाला टेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें आने वाले बच्चे के लिए भी टेस्ट कराना है, उसके लिए मुझे कुछ जीन वाला टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मम्मा के पास जीन में कहाँ प्रॉब्लम है उसका म्यूटेशन ढूंढते हैं, पिताजी के पास जीन में कहाँ प्रॉब्लम है वो ढूंढते हैं और उन दोनों के रिजल्ट के हिसाब से बेबी का सैंपल लेके प्रेगनेंसी के दौरान ही चेक करें। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे और उस टाइम पर भी यदि हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर आ गए तो ये बिल्कुल ऐसे परिवार में धक्का लग गया, ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि दोनों कैरियर हो गए, अब हमारी आगे जनरेशन का क्या होगा। तो इसमें घबराना नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे रूटीन लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिकल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर भी उसको हम अप्लाई करेंगे, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने जान लिया कैरियर है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज़ फैलेगी नहीं। अब कैरियर होना कोई बीमारी नहीं होती, वो तो जब टेस्ट करा तब पता चला कि ये कैरियर है, उस समय तक तो किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो अब हमें जाना होता है जेनेटिक काउंसलिंग का, जो कि हम बात कर रहे हैं कि भाई जीन का टेस्ट करना है और सारी चीज़ें, और जेनेटिक काउंसलिंग में ये समझाते हैं कि भाई जीन की प्रॉब्लम देखना है, बच्चे में ये कैसे उतरेगा, ये सब होती है जेनेटिक काउंसलिंग। और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई आपके बच्चों में ही आने का चांस रहता है, पर आपको नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। अब हम बेबी के लिए प्रेगनेंसी के अंदर की ये जांच कैसे करें, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि हमें आगे आने वाली जनरेशन में इसको रोकना है, तो कैसे? तो 11 से 14 हफ्ते के टाइम पर एक टेस्ट होता है कोरियोनिक ब्रेस्ट सैंपलिंग। जब प्रेगनेंसी में तीसरे महीने में चल रही है उस टाइम पर, या फिर चौथे महीने में जब चल रही है, 16 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते तक वाला स्टेज जो है, उस टाइम पर हम प्रेगनेंसी में टेस्ट लगाते हैं उस प्रेगनेंसी वाले बच्चे के लिए, और उस पर हम ये टेस्ट लगा के देखते हैं जो जीन माँ और पिताजी में है क्या वो जीन बच्चे में उतरा है क्या। तो ये टेस्ट के लिए हम करते हैं कोरियोनिक ब्रेस्ट सैंपलिंग या फिर एम्नियोसेंटेसिस। तो ये प्रेगनेंसी का सैक है जो बच्चे के आसपास पानी होता है, नीडल से पेट पर से इंजेक्शन लगा के नीडल से वो पानी का सैंपल लेते हैं और उसको जेनेटिक लैब भेजते हैं चेक करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत आसान सा टेस्ट होता है करने के लिए, पेशेंट अक्सर डरते हो जाते हैं, पर एज ए फील्ड मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेरे लिए रोज का काम है। तो ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस वाली चीज़ रहती है और मेरे पेशेंट्स की जो रहते हैं वो कॉन्फिडेंटली मेरे पास कराते जाते हैं। ये होता है तीसरे महीने का कोरियोनिक ब्रेस्ट सैंपलिंग, जिसमें हम प्लेसेंटा का सैंपल लेते हैं और इसको जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे में सिकल सेल या थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सब कहते हैं कि हमने सैंपल तो नहीं लिया, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो रिजल्ट अपना नॉर्मल भी आ सकता है, बच्चा कैरियर भी आ सकता है, या फिर बच्चा डिजीज वाला भी आ सकता है, छोटी बच्ची परेशान हो रही है। तो अब हम इस चीज को रोके कैसे? तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्क्रीनिंग करें, अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएं। कि प्रेगनेंसी में बहुत बार आज भी देखने में आता है कि लोग 5वें महीने में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम बिल्कुल सन 57 वाली बातें नहीं कर रहे हैं, हम सन 2036 में बैठे हैं। जैसे मैंने
ताकि इस तरह की सारी चीज़ों को हम जान सकें, उनके बारे में प्लानिंग कर सकें। उसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलानी है। जेनेटिक टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली फंड रेज करते हैं। कुछ फंड्स पेशेंट को खुद को भी अरेंज करने पड़ते हैं, कुछ फंडिंग फाउंडेशन से भी होती है। तो ये सबकी मदद से ये काम होता है कि हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फंड्स इकट्ठा करना भी एक मुश्किल काम रहता है, बट हम सब मिलकर काम कर ही रहे हैं। तो इस फाउंडेशन के तहत ही मैं अवेयरनेस फैलाने का बहुत काम कर रही हूँ, और इसमें जनरल पब्लिक ही नहीं, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी और इंटीरियर्स में जाके मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सभी को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनको सबके बारे में मालूम नहीं रहता। तो जेनेटिक्स और प्रेगनेंसी के दौरान इनकी जांचें करना, ये स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो जागरूकता करना है, समय पे जांचें करना है, सही परामर्श और स्वस्थ भविष्य, ये हमारा उद्देश्य है। अब इस बार सोचें कि हम कैसे योगदान करें। तो पहले तो आप अपने आप को और जागरूक करेंगे इस बारे में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। फिर आप इस बात को और प्रसार करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। और इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं अपने लेवल पे, वो आप देखिए कि आपका क्या रोल हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में सब लोग स्वेच्छा से आगे आते हैं। तो सही जानकारी से ही सिकल सेल का बचाव हो सकता है, यही सबसे बड़ा हथियार है। जांच कराएं, समझदारी अपनाएं और एक स्वस्थ की ज़्यादा फायदा है। तो इसमें कहा गया है कि जो पहले मास्क खाते थे, वो सच है। मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे हमारे जो समाज के जो लोग हैं, तो ऐसा बोलते हैं। क्या सच है? नहीं है तो फिर हमारे उनको क्यों होती है जाती? विदर्भ में जैसा आपने बोला कि ये बात सच है, मेरा देखा हुआ है। याद आ गया मुझे, वो लड़की थी प्रेगनेंट में, वहाँ जाके डॉक्टर ने मना किया था, शादी वाला करी, वो खत्म हो गई प्रेगनेंसी, बच्चा भी खत्म हो गया और वो भी खत्म हो गया। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है ये। जब मैं भी नर्सिंग में प्रैक्टिस कर रही थी, तब मैंने पहली बार सुना था कि मरे हुए वो उनका मांस खाते थे, इसलिए इस पर्टिकुलर समुदाय में ये प्रॉब्लम शुरू हुई। पर ये ऐसा नहीं है। उससे जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में चेंज आ जाना, नॉर्मल से हट जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। उसकी वजह से म्यूटेशन नहीं है। ये सिकल सेल और थैलेसीमिया वाली प्रॉब्लम जो है, ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के लोगों ने मरे हुए लोगों का मांस नहीं खाया था। जेनेटिक म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, कैरियर वाला आ गया तो उनके कोई बच्चा होगा जिसको डिजीज आ सकती है, तो मुझे आगे डिजीज आने नहीं देना, तो फिर मैं उसके हर प्रेगनेंसी में ओपीडी भी चल रही, ओपीडी में तेरा या तो कोई मॉलिक्यूलर सैंपलिंग करूँगी या एम्ब्रियोसेंटेसिस करूँगी, या मुझे वो सब नहीं चाहिए तो मैं ओपीडी टेस्ट पे भी करो और एम्ब्रियो को चेक करके तुमको प्रेगनेंसी कराऊँ। ऐसे बैठता है। अब जल्दी से इतनी सोचा है, क्योंकि मैं प्राइस चलाई हूँ, वो मुझे लेके जाने रहेंगे ना, तो अब सबको ज़्यादा जागरूक रहना है, सवाल का उत्तर देना रहेगा। हाथ उठा के देंगे ताकि सबको जो सबसे प्लीज उठ के देखो किसने पहला हाथ उठाया है ना। चलो पहला सवाल है ना, देख पा रहे सब लोग। पहला सवाल, सिकल सेल रोग किस कारण होता है? संक्रमण, वंशानुगत, पोषण की कमी, पानी की कमी। पढ़ना कौन चल रहा है ना, या तो सब लोग बैठे हुए हैं, जिसको आंसर आते हैं जल्दी से उठ के खड़ा हो जाए, ठीक है। क्या सिकल सेल रोग छूने से फैलता है?
यदि पति और पत्नी दोनों सिकल सेल कैरियर हो तो क्या करना चाहिए? कोई चिंता नहीं है, दोनों कैरियर है ना, अभी एग्जाम्पल हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जेनेटिक काउंसलिंग और गर्भावस्था में जांच करना है, इलाज की आवश्यकता नहीं है, शादी भी करनी चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग करना है और गर्भावस्था में जांच करना है, राइट। सिकल सेल रोग से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दवा खाना है, शादी के पहले स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग करना है, टीका लगवाना है, व्यायाम करना है, स्क्रीनिंग करना है और जेनेटिक काउंसलिंग करना है। सिकल सेल रोग किन बच्चों में हो सकता है? जब माता पिता दोनों कैरियर हो, कि अगर पिता कैरियर है या मम्मा कैरियर है या किसी को भी नहीं है, माता पिता दोनों कैरियर है तब। क्या गर्भावस्था में बच्चे की सिकल की जांच की जा सकती है? कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने अपना सवाल डाला, कैसे करेंगे? बच्चे की जो प्रेगनेंसी वाली है वो जांच कैसे करेंगे? वो जो तीसरे महीने का डिलीवरी टेस्ट है ना 16 वीक्स का पानी का जांच, तो इन दोनों टेस्ट को आसान भाषा में या तो सीवीएस जो पहला वाला जांच है सीवीएस या बाद वाला एम्ब्रियोनिक टेस्ट या सिंपल न्यूरल टेस्ट, प्रेगनेंसी में न्यूरल टेस्ट, उससे हम चेक कर सकते हैं। सिकल सेल की जागरूकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को डराना, सही जानकारी और स्वस्थ जीवन बनाना, केवल दवा कर देना और अस्पताल में भर्ती करना। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी टीम तैयार हो गई है। पार्टिसिपेशन दिखाया इस लेक्चर में, इतने अच्छे और इतने वैरायटी के लंच के बाद आप लोगों ने जाके पूरा लेक्चर सुना और पूरी क्विज के आंसर्स देखे। थैंक यू वेरी मच।